एक सिंपल एमसीक्यूज हैं, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं, तीसरे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी बोल सकते हैं। उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो बाकी के दिए हुए क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है, उस थ्योरी से रिलेटेड आपको आंसर करना है, तो सही आंसर करना। तो ये एक 3 टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न है। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था आपको कि केयरफुली करना है। इसे केयरफुली करने का मतलब ये हो गया ABCD आप पढ़ करके, ऐसा नहीं कि यही वाला ऑर्डर हमेशा एग्जाम में आएगा, D की जगह C की जगह D भी हो सकता है, A इज फॉल्स, R इज रीजन इज ट्रू, ये यहां पर हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा। अब ये 4 ऑप्शन है, ये तो वही पुराने जो हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, लास्ट बार भी किए थे। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो फिर तो रिलेशन होगा ही नहीं कोई। ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है, फिर भी कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। प्रेसिंग ऑफ 2 आइस क्यूब ओवर ईच और कॉज देयर यूनिफिकेशन। ये थोड़ा सा यहां पर देख लो क्या है, ये ईच अदर है, ये कॉज देयर यूनिफिकेशन। एक आइस का पीस हमने लिया, क्यूब लिया, और उस पर रख करके आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, दूसरा एक और रख दिया उसके ऊपर, थोड़ी देर रख करके हम छोड़ भी देते हैं, प्रेस ना भी करें तो ये चिपक जाते हैं एक दूसरे से। अगर ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं तो इन्होंने रीजन दिया है, ये तो बात तो ठीक है, करेक्ट है ये बात। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स। ये इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताई गई है क्लास में। सरफेस पर जो आइस क्यूब का सरफेस है उसमें यहाँ ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा। दूसरा वाला जो एक आइस क्यूब है, इसका जो सरफेस है, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इनके सरफेस पर, तो वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे से। आइस अगर काफी देर तक रख दो तो उनको हम सेपरेट भी नहीं कर पाते हैं, फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, ये बहुत धीरे धीरे, जैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, पहले लिक्विड बनेंगे, वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिक्विड में, सॉलिड के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखे होंगे, यानी ये क्यूब्स जितने भी हैं जो हमने आइस क्यूब लिए हुए हैं, ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके रखे हुए होंगे। और ये 2 अलग अलग क्यूब जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं हमने, ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें ए करना चाहिए। ए हमने आंसर क्यों किया है, क्योंकि बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। ये हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद देखिए, ट्राई कीजिए आप इसको, क्वेश्चन पढ़िए एंड ट्राई कीजिए। ये स्ट्रक्चर थोड़े से इस टाइप के बीच में दे देते हैं क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है उसके साथ ये रिलेट करके बाद वाले चैप्टर के ये स्ट्रक्चर्स हैं,
तो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद आप इसको सोचना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो रिलेटेड होते हैं। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद आप इसे सोचना। पहले वाला ये पी मतलब पैरा, पैरा पोजीशन कहते हैं बेंजीन ग्रुप जब लगा होता है बेंजीन पर, ये पोजीशन जो 4 पोजीशन होती है, अगर ये से 1 कहता हूं मैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। COOH, ये है बेंजोइक एसिड। एंड 4 यानी पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन मींस 4 पोजीशन, 1 2 3 4, ये आ जाता है OH हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हमें यह देखना है कि क्या ये बात ठीक लिखी है। हाइड्रोजन बॉन्ड का रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से भी होता है, सॉलिबिलिटी से भी होता है, विस्कोसिटी से भी होता है। ऑर्थो, ये तो पैरा तो मैंने लिख दिया, ऑर्थो जो होता है, ऑर्थो 2 पोजीशन को बोलते हैं। अब जैसे ये ठीक है, आपके लिए नई बात है ये, अब जो आ गई बस ये इसको पक्का कर लो पढ़ते वक्त, इसको दोबारा से फिर कई बार ये दूसरी तीसरी बार आएगा तो आपको ये याद निकले कि ऑर्थो किसे कहते हैं। सेकंड पोजीशन पर जब बेंजीन के कुछ लगा होता है तो उसे ऑर्थो बोलते हैं। 4 पोजीशन पर जब बेंजीन के कुछ लगा होता है तो उसे पैरा बोलते हैं। तो ये 2 हाइड्रोक्सी यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आपको ये बताया था इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो जाती है। विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ये COOH एंड OH। अब ये OH फ्री नहीं रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिकुलर। विद इन द मॉलिक्यूल। जबकि ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो डिफ आपस में तो बना नहीं सकता, ये दूर दूर होने के कारण, ये COH ये OH बहुत दूर हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। फिर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? ये बनाएंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो H है, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। यहां पर OH ये लगा हुआ है, बाकी ये और दूसरे के साथ बनाएगा, ये और दूसरे के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है तो उसको क्या नाम देते हैं? आपको जरूर याद होगा, इसको कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट को। देखो बॉइलिंग का एक प्रोसेस समझो। एक कहीं किसी बर्तन में हमने वाटर लिया, इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है कि ये बड़ी तेजी से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तब हम उस टेम्परेचर को जिस पर ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हो जाता है, उसे हम इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलने लगते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करेगा, मैं बॉइलिंग पॉइंट के डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कितना है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रहे, नॉट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब दो मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपने पढ़ रखा है ना कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड स्टेट में पास पास होते हैं। तो गैसियस स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, उसमें अगर मैं कंसीडर करूंगा एक मॉलिक्यूल ये अलग है, एक मॉलिक्यूल ये अलग है, यानी ऐसी ऐसी कंडीशन है, एक मॉलिक्यूल ये अलग है, एक मॉलिक्यूल ये अलग है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इन दो के बीच में है तो इनको सेपरेट करना, वेपर फेज में भेजना, गैसियस स्टेट में भेजना, दूर दूर करना डिफिकल्ट है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। समझ लग गई होगी ये बात। अब आप इसको सोचो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, ये तो इसके तो हायर होने चाहिए भाई, ये तो बात ही गलत लिखी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लोअर किसके होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर वाले के तो हायर होने चाहिए। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी में कौन सा बन रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर। बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। गलत स्टेटमेंट है, ए इज फॉल्स। आंसर तो आ ही गया हमारा, ए फॉल्स का तो एक ही ऑप्शन है। दूसरी बात, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामॉलिक्यूलर, ये बात करेक्ट है, ये ट्रू बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ट्रू बात है। पहले वाला रॉन्ग हो गया, तो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे डी। डी का मतलब है इफ assertion is false but reason is true। ये रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, कि assertion रीजन का ही क्वेश्चन होगा। देखो पढ़ो, ऑप्शंस तो वही हैं सारे, ए बी सी डी तो वही हैं। डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। डाइपोल मोमेंट जो है यहां पर गिवन है अमोनिया मॉलिक्यूल का, इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। अब जो हमने सीखा होता है वो तो अप्लाई किया ही जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात बोल रहा था कि थ्योरी किए बिना नहीं हो सकता, किसी को पता ही नहीं डाइपोल मोमेंट, मान लो कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन। और ये बड़ा बड़ा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिसने पूरी ये थ्योरी ढंग से कर रखी है, क्लास ढंग से पढ़ रखी है, तो उसको तो एकदम समझ आ जाएगा। लोन पेयर यानी ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन एंड बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन एक ही होता है, तो अमोनिया के डाइपोल मोमेंट ज्यादा निकलते हैं। ये बात करेक्ट है, पहले वाली बात बिल्कुल ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। नोट्स आप उठा करके देखोगे, जब आप नोट्स देखोगे उठा करके, तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये किस तरह से करेक्ट है, क्यों करेक्ट है। करेक्ट होने का रीजन आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? डाइपोल मोमेंट अमोनिया के ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसका सेम डायरेक्शन है, जो बॉन्ड पेयर्स का नेट डाइपोल है वही लोन पेयर का डाइपोल है। डिटेल आपको जब बताई थी तो ये बताया था, नाइट्रोजन ये लोन पेयर है, लोन पेयर का जो डायरेक्शन है, ऑर्बिटल डाइपोल बोला था हमने इसको। बॉन्ड पेयर के
डायरेक्शन ये हो गए, ये बॉन्ड पेयर का डायरेक्शन हो गया, ये भी बॉन्ड पेयर का डायरेक्शन हो गया। इन तीनों का जब मैं इसका इसका और इसका मिला दूंगा तो नेट मिला करके ये आ जाएगा, ये सबमिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एडिशन होगा। The lone pair electron on nitrogen atom contribute more towards bond moment in ammonia. यही तो बात है, लैंग्वेज भी तो समझनी पड़ेगी, अब ऐसा थोड़ी हमेशा सिंपल लैंग्वेज में चलेगा। लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन इस डाइपोल मोमेंट में, लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन एंड जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट का कंट्रीब्यूशन एक ही तरफ है, यानी एक दूसरे को सबमिट कर रहे हैं। एंड लेस इन NF3। NF3 में कम क्यों हो जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर का डायरेक्शन अपवर्ड है, बॉन्ड पेयर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये तीनों के तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, और इन तीन का नेट रिजल्टेंट आएगा ऐसा कुछ 1 2 3, इन तीन का रिजल्टेंट ये लोन पेयर अपवर्ड, तो लेस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स हमें बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, इसका आंसर हमें इस क्वेश्चन का ए करना चाहिए। असर्शन रीजन दोनों ठीक है और रीजन इसका करेक्ट रीजन है ये इस असर्शन का। दैट मीन्स हम आंसर इसका कर रहे हैं ए। कोई अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो, दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं फिर शुरू। हैंड रेस कर लो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। जो क्वेश्चन बड़ी डिटेल से हमने क्लास में कर रखा है। इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखते हो, कंसीडर करते हो, तो इसमें बात की गई है दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? एक बार के लिए कंसीडर कर लो, कोई भी हम एक सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। सिंपलेस्ट वाटर, अमोनिया, HF, ये तीन मॉलिक्यूल हैं जो जिनमें सबसे सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया बना लेते हैं, चलिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लोन पेयर यहां होगा जिसको हम बोल रहे थे कि ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, है नहीं। एक ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथी पोजीशन पर लोन पेयर है और ये पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं कल को यहाँ पे लोन पेयर को यहाँ पर लिख दूंगा, इसे नहीं, गलत है कि हम बॉन्ड यहां लिख दें और एक ऑर्बिटल यहां लिख दें, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका डायरेक्शन ऑर्बिटल का बिल्कुल फिक्स है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, जो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ जाने से वो पिरामिडल बन जाता है। लोन पेयर की एक बिल्कुल फिक्स पोजीशन है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पोलर हाइड्रोजन जो होगा, दूसरा वाला एक पोलर हाइड्रोजन लिया हमने, इस पोलर हाइड्रोजन एंड लोन पेयर के बीच में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन डायरेक्शन इसका बिल्कुल फिक्स है, ये नॉन डायरेक्शनल नहीं है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। फिर हम इसको आयनिक इंटरेक्शन ना कह देते क्या, अगर ये नॉन डायरेक्शनल होता? नॉन डायरेक्शनल का मतलब तो ये होता है कि मेरे पास एक पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव। अब क्लोरीन चाहे इधर से मैं कनेक्ट कर दूं, चाहे मैं क्लोरीन इधर से कनेक्ट कर देता हूं, चाहे मैं क्लोरीन इधर से कनेक्ट कर देता हूं, चाहे क्लोरीन इधर से कनेक्ट कर देता हूं, ये नॉन डायरेक्शनल इफेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जब बनता है, नॉर्मल वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं,
वो नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि लोन पेयर से कनेक्टेड होता है और लोन पेयर का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल में कहीं भी नहीं बन जाएगा। या तो ये हाइड्रोजन पर बनेगा या ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पर बनेगा, यहां बीच में नहीं बन सकता। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे जब हम आइस की बात कर रहे थे, अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में हम आइस की बात कर रहे थे, आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें लोन पेयर्स होते हैं, इधर लोन पेयर होता है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। तो जब आइस में सॉलिड में तो एक जगह फिक्स हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो ये बिल्कुल टेट्राहेड्रली ऑक्सीजन सराउंडेड होता है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये टेट्राहेड्रल, फिर ये टेट्राहेड्रल, और नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। तो ये बात, पहली बात गलत है। हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बात ठीक है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल नहीं है, ये डायरेक्शनल होता है। अगर ये डायरेक्शनल लिख देते यहां तब ये बात ठीक होती। इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, पहले वाला गलत स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर बिल्कुल हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं यहां पर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाता हूं, एक फ्लोरीन का लोन पेयर, फ्लोरीन का दूसरा लोन पेयर, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, आप जानते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनेगा, दूसरे वाला H, फिर हम इसके साथ F लगाएंगे। फ्लोरीन के पास फिर 3 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर हो गया, दूसरा लोन पेयर हो गया, तीसरा लोन पेयर हो गया। तो ये किसी भी हाइड्रोजन के साथ दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, डेफिनेटली 2 एटम तो को थोड़े ही कंसीडर कर रहे हैं, 2 एटम तो हमेशा ही लीनियर होंगे, तीसरे को मिलाकर के बात हो रही होगी। HF, फिर जो H आया ये किसी एंगल के साथ आएगा, क्योंकि यहां 3 लोन पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर है। होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, तो किसी एंगल के साथ जरूर होगा, ये किसी एंगल के साथ होगा, दैट मीन्स ये बेंट होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी नॉन लीनियर, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले वाली तो बात गलत हो गई। पहले वाली बात अगर गलत है और दूसरे वाली बात अगर ठीक है तो हमें आंसर डी रिपोर्ट करना होगा इसका। अब देखो सारा जो टाइम लग रहा है, पहले डेफिनेशन बताकर फिर सारी हिस्ट्री जो मैंने पहले से क्लास में डिस्कस कर दी है वो बतानी पड़ रही है। थ्योरी पक्की करोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, अगली क्लास में बड़ी पक्की करके आओगे थ्योरी, तब चलाएंगे इसको आगे। केयरफुली पढ़ने के बाद पता चलेगा, कुछ थोड़ी सी थ्योरी मुझे आपको इसमें और एडिशनल बतानी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात, आप ये सोचो कि जब हम कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, एक कभी आपको बात बताई हुई है जितने छोटे बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, एक बात और बताई हुई है कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होगा वीक, और छोटे एटम में पाई बॉन्ड आसानी से बन जाता है। पाई बॉन्ड आप अगर सीख चुके हो तो लेटरल ओवरलैप करना है। लेटरल ओवरलैप में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दिखा रहा हूं आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये फिर भी छोटे हैं तो नजदीक होंगे, लेटरल ओवरलैप फिर भी हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की जगह अगर कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है, मान लो सेलेनियम है, ऑक्सीजन के बाद का जो मेंबर ऑक्सीजन के बाद आता है यहां पर सल्फर, सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, सेलेनियम बड़ा एटम है। बड़ा एटम है तो बॉन्ड डिस्टेंस इन दोनों के बीच का काफी ज्यादा होगा, बहुत बड़ा एटम है, ये बड़ा एटम है, इसका जो पी ऑर्बिटल है, इसका जो पी ऑर्बिटल है, लेटरल ओवरलैप तो नहीं कर पाएगा ये। तो बड़े एटम में पाई बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, मुश्किल से बनते हैं पाई बॉन्ड बड़े एटम्स में।
कंक्लूजन मैं जो निकाल रहा हूं उसका कारण भी बता रहा हूं। अगर आप जस्ट ये ऑर्डर लिख लोगे तो भी काम आ जाएगा। जैसे कभी आपको कहा जाए कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन की जगह मैं बड़ा एटम लिख लेता हूं सल्फर, इसको छोटा ही रहने देता हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर मैं ये वाला भी बड़ा एलिमेंट ले लेता हूं सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर। अगर इनकी बॉन्ड बनने की टेंडेंसी देखी जाए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर होता है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, एंड सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर के कंपैरिजन में। ये एटम बड़े हैं, लेटरल ओवरलैप यानी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, वीकेस्ट बॉन्ड है। सबसे छोटा एटम जो पूरे एक ग्रुप में सबसे छोटा एटम होता है वो 14 ग्रुप में कार्बन होता है, 15 में नाइट्रोजन होता है, 16 में ऑक्सीजन होता है। यही मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं सबसे ज्यादा। बड़े एलिमेंट को मल्टीपल बॉन्ड बनाते नहीं देखा होगा आपने। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड दिया इन्होंने, तो बड़े एटम मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेफर करते हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद फिर ये सोचने की कोशिश करनी है। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, लार्ज एलिमेंट लिखनी है ये बात सबको, प्रेफर्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेफर्स सिंगल बॉन्ड जबकि जो छोटे एलिमेंट होते हैं स्मॉल एलिमेंट प्रेफर्स मल्टीपल बॉन्ड। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड एंड SiO2 की बात होनी है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन छोटा एलिमेंट है, मल्टीपल बॉन्ड आसानी से बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। ये एक अकेला इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, इंडिविजुअल है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये अगर कहीं घूमना चाहे तो CO2 अकेला कहीं घूम सकता है। लेकिन जब मैं SiO2 का ऐसा बॉन्ड बनाना चाहूंगा Si, जबकि कार्बन के नीचे ग्रुप में सिलिकॉन आ जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहां एक हर्डल है कि जो डबल बॉन्ड बना है ये गड़बड़ है, ये अनस्टेबल है डबल बॉन्ड, बड़ा एटम है, ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है। वैलेंसी तो लेकिन 4 ही रखनी पड़ेगी। तो क्या करना होगा, इसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड बनाने होंगे ऑक्सीजन के साथ। SiO, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन। तो ये लिंकेज चलते चले जाते। वैलेंसी पूरी करने के लिए ये, और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनने को अवॉइड करने के लिए, ये सॉलिड नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। इसको कहते हैं हम 3 डायमेंशनल। बेसिकली ये क्वेश्चन इन्होंने P ब्लॉक से उठा करके दे दिया, लेकिन है रिलेटेड बॉन्डिंग से, है तो बॉन्डिंग से ही रिलेटेड। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। जब इतना हैवी मॉलिक्यूल हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट होता होता चला जा रहा है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो गया है, तो ये सॉलिड की तरह से एग्जिस्ट करेगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है,
दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड से ये कनेक्टेड नहीं रहता है, तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये बात ठीक है, ये तो फैक्ट है, इनफैक्ट पता होना चाहिए। अब उसका रीजन इन्होंने दिया है, CO2 consists of carbon double bond oxygen but SiO2 does not contain silicon double bond oxygen। इस बात का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिटेल से दिया कि क्यों सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं एग्जिस्ट कर पाता, क्योंकि बड़े बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं हो सकते, सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनना मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि सिलिकॉन के ही केस की बात हो रही है, मैंने सल्फर का भी एग्जांपल दिया। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। ये वैसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है। जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो उस टाइप का आपकी एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में ये डिटेल से दिया हुआ है। लेकिन इसका जो बॉन्डिंग का एस्पेक्ट है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। आंसर तो हमारा हो ही गया, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर हमें ए करना चाहिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक सेशन रीजन का ये क्वेश्चन है, बिटवीन SiCl4 एंड CCl4 ओनली SiCl4 रिएक्ट्स विद वाटर। ये भी एक यूनिक सही क्वेश्चन है, ये भी जब मैं बताऊंगा तो ही पता चल पाएगा। इनफैक्ट ये भी पी ब्लॉक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए अभी क्योंकि किया नहीं, लेकिन बॉन्डिंग से रिलेटेड है तो इसलिए यहां पर इस चैप्टर में ये आ गया है, दे दिया जाता है इस चैप्टर से रिलेट करते हुए। सिलिकॉन एंड कार्बन, फिर ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप 14 अगर आप ध्यान देते हो, एक पहला मेंबर है कार्बन, दूसरा मेंबर है सिलिकॉन, और बाकी जर्मेनियम वगैरह मेंबर्स हैं। तो CCl4 हम बना सकते हैं इसका। 4 क्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये CCl4 बना देगा, ये SiCl4 बना देगा। अब जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, SiCl4 एंड CCl4, SiCl4 वाटर से रिएक्शन कर लेता है, CCl4 वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता। ये एक फैक्ट है, ये पता होना चाहिए आपको, लेकिन अभी प्री ब्लॉक नहीं पढ़ा है तो इसलिए आपको नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूं आपको कि CCl4 वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता है, SiCl4 वाटर से रिएक्शन कर लेता है। क्या बनाता है रिएक्शन करके? Cl की जगह आ जाता है OH, यहां पर आ जाता है OH, यहां पर आ जाता है OH, OH। 4 Cl की जगह 4 OH आ जाते हैं। कई सारे रीजन हम सोच सकते हैं, बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये है कि कार्बन के साथ जो क्लोरीन लगा हुआ है वो छोटा बॉन्ड है, सिलिकॉन के साथ जो क्लोरीन लगा हुआ है वो बड़ा बॉन्ड है। अगर आप बेसिक नॉलेज पर जाते हो बॉन्डिंग की, तो बॉन्ड लेंथ का एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैंने रिलेशन लिखा रखा है। इनवर्स रिलेशन होता है, जितना बड़ा बॉन्ड उतना वीक बॉन्ड। देखना जाकर के इस फॉर्मूले को जहां लिखाया हुआ है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रिलेशन होता है। ये वीकर बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। वाटर इसको तोड़ नहीं पाता है, ये रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है। वीक बिकॉज इट इज लॉन्गर। बॉन्ड डिस्टेंस का, बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन, एक कारण तो ये है। तो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट। आयनिक तो दोनों नहीं है,
दोनों के दोनों हैं कोवलेंट। भाई कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तब जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिलिकॉन एंड क्लोरीन, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। कब बनता है? आयोनिक बॉन्ड। एक तो मेटल होना चाहिए ना, आयोनिक बॉन्ड तो तब बनेगा। मेटल कौन है इसमें? ना तो मेटल इसमें कार्बन है, ना ही मेटल इसमें सिलिकॉन है। तो कार्बन भी मेटल नहीं है, सिलिकॉन भी मेटल नहीं है, दोनों कोवलेंट होंगे तो ये वाली बात तो हो गई पक्का गलत। SiCl4 इज आयनिक दे दिया इन्होंने, कहां से आयनिक हो जाएगा? आयनिक होने के लिए तो एक मेटल होना जरूरी होता है। कौन बनाते हैं आयनिक बॉन्ड? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। एक मेटल हो, कौन से मेटल? S ब्लॉक के एलिमेंट्स हों, D ब्लॉक के एलिमेंट्स हों, ये तो सारे P ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और P ब्लॉक के भी वो एलिमेंट जो नॉन मेटल्स हैं, सिलिकॉन, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन। ये इस बात गलत है। यहां हमें क्या लिखना चाहिए आंसर? पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो स्टेटमेंट सी ही ठीक हो सकता है। दैट मीन्स ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। रीजन मैंने आपको बता दिया। एक रीजन ये दिया जा सकता था, इसकी जगह अगर ये रीजन दिया होता कि सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड क्योंकि बड़ा होता है इसलिए ये रिएक्शन कर लेता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्योंकि छोटा होता है इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता क्योंकि स्ट्रांग होता है, तो ये बात ठीक होती, फिर रीजन करेक्ट होता, फिर आंसर हमारा ए आ जाता। तो अभी तो हमें सी आंसर करना होगा। दूसरा रीजन भी एक होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी मैं बता रहा हूं, किसी और क्वेश्चन में आ जाए। SiCl4 वाटर से रिएक्शन नहीं करता, CCl4 वाटर से रिएक्शन कर लेता है। उसके दो कारण हैं। एक कारण मैंने बता दिया, बॉन्ड कार्बन क्लोरीन स्ट्रॉन्ग, सिलिकॉन क्लोरीन वीक। दूसरा कारण, जो सिलिकॉन होता है Si, जब Si की बॉन्डिंग लिखोगे आप 1s 2s2p 3s3p 4s 3d, तो थर्ड में p के बाद d ऑर्बिटल हैं जो कि खाली हैं, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं d में। तो सिलिकॉन के पास आउटर शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने, ठीक है, क्लोरीन तो ये कनेक्ट कर दिया, लेकिन d ऑर्बिटल वेकेंट पड़े हुए हैं, ये बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। यहां d ऑर्बिटल, ये वाले d ऑर्बिटल खाली हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल आकर इन d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन करता है। ये लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर आके यहां डोनेट किया जा सकता है। तो हम एक रीजन ये भी दे सकते हैं, किसी और क्वेश्चन में आ सकता है, यहां तो रीजन ऐसा नहीं दिया। अगर ये डी की यहां पर इसमें रीजन की जगह ये लिखा होता बिकॉज SiCl4 have vacant d orbital at silicon, तो ये बात करेक्ट होती। सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी वाटर से रिएक्शन कर लेता है, वाटर से रिएक्शन कर लेता। और क्या प्रोडक्ट मिलता है यहां पर हमें? SiOH4, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता, ये जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ और भी क्वेश्चन अगर मोल्ड भी करके आएगा, थोड़ा सा चेंज भी करके अगर आएगा, तो भी आपको कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अगर किसी का कुछ लगता है, किसी को डाउट, तो मेरे से पूछ सकते हो। ये हमें एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख करके इसका बताओ जल्दी जल्दी से मुझे। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है ये।
ये 1 2 3 कुछ नहीं, आंसर तो वही रहेगा, ये जो ABCD है। अब कैसे भी कर लो, 1 2 3 बता दो, ABCD बता दो, कोई सा भी आंसर बता दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा दिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव बना दिया ना इसको इन्होंने। सिंपल ऑब्जेक्टिव हो गया ये ABCD, यानी 1 2 3 4 में ABCD दे दिया, या यहाँ 1 2 3 4 लिख दें, यहाँ ABCD करके 1 2 3 कुछ भी लिख करके सिंपल ऑब्जेक्टिव बना सकते। देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। बात तो ठीक है। क्यों ठीक बात है? एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का साइज है, एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा छोटा होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज छोटे होते चले जाते हैं। मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको फर्स्ट IE बोलेंगे। अगर एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी दी जाएगी तो उसको फर्स्ट IE बोलेंगे। IE1 एंड IE1, 2 नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए। तो दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो साइज पर डिपेंड करेगी। एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, तो ये बात ठीक है। क्यों है ये बात ठीक? क्योंकि बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन हटाना क्यों आसान है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है लगा हुआ। मोर ओवर, एक और भी रीजन है। दूसरा रीजन एक क्या है कि यहां 3s2 से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब किसी फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है या जस्ट हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है तो वो मुश्किल होता है हटाना। जैसे एल्यूमिनियम के बाद अगर हम आगे बढ़ते बढ़ते P3 पे पहुंच जाते तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता। चलो, तो पता ये चला कि पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन पर आ जाते हैं। आयोनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्जर। कहां है लार्जर भाई? ये तो गलत है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर तो रेडियस कम होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। पहले वाली बात ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रेडियस कम होता चला जाता है। तो आंसर आएगा हमारा सी। इस क्वेश्चन को हमें बोलना चाहिए कि आंसर हमारा सी होगा। ठीक हो गई बात? समझ आ गई है सबको? एक क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड थ्योरी आप दिमाग में सोचो और फिर इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, वेंडरवॉल्स रेडियस, रेडियस कई सारे तरह की होती हैं। एक वेंडरवॉल रेडियस होती है, एक कोवलेंट रेडियस होती है। कोवलेंट रेडियस का क्या मतलब है? कोवलेंट रेडियस, जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है दो एटम्स के बीच में, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ओवरलैप्ड एरिया होता है, उसकी वजह से तो कुछ कम हो जाएगा ना। ये एरिया ऐसा है जो दोनों का कॉमन है। एक दूसरे में ये दो स्फीयर्स स्क्वीज कर गए, ओवरलैप कर गए, तो ये रेडियस, अगर ये एक दूसरे के सरफेसेस से जस्ट टच हो करके रखे जाते तो उसके कंपैरिजन में तो ये रेडियस कम होगा। मैंने दो स्फीयर्स को टच करके रखा, ये है वेंडरवॉल्स रेडियस। एटम्स के लिए, जैसे नोबेल गैसेस के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे।
ये डिस्टेंस तो ओवरऑल कम हो गया, जैसे क्लोरीन क्लोरीन का किया मैंने Cl2। तो पूरा यहाँ एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 में करूंगा तो ये तो ओवरलैप्ड कॉमन एरिया आ गया ना बहुत सारा, तो ये कम होगा। कोवलेंट रेडियस छोटा होना चाहिए, वैंडरवाल रेडियस बड़ा होना चाहिए। तो वैंडरवाल रेडियस ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। बात है बिल्कुल ठीक, सही बात है। ये कौन सी रेडियस है? कोवलेंट। ये वैंडरवाल्स। कोवलेंट रेडियस ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की वजह से शॉर्ट रहेगी, वैंडरवाल रेडियस बड़ी होगी, तो ये स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल करेक्ट। दूसरी बात आती है, वैंडरवाल रेडियस इज 1/2 of the distance between the nuclei of two non-bonded isolated atoms। non-bonded ही तो हैं ये, बस इस फेस टच करके रखे हमने। कब चेक करते हैं? जब वो एटम दो एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं ना गैसेस स्टेट में, आकर के जैसे ही कोलाइड करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाया इन्होंने, बॉन्ड बना लेते तो ओवरलैप कर जाते, ऐसे हो जाते, बॉन्ड बना लेते तो जस्ट इस फेस टच हुए इनके, नॉन बॉन्डेड। अभी आइसोलेटेड है मतलब अलग अलग हैं ये, बॉन्डेड हो गए तो जहां पर ये वाला ए जाएगा वहीं पर ये ए जाएगा। बॉन्डेड का तो मतलब ये तो टकराएंगे, टकरा करके ये अपने रस से चल पड़ेगा, ये अपने रस से चल पड़ेगा। ठीक बात है ये बिल्कुल। इसीलिए ये, क्योंकि ओवरलैप नहीं किया इसने, नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, आइसोलेटेड में है, इसीलिए ये बड़ा भी होता है वैन डर वाल रेडियस। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है ए। ये क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हो गया। अब हम अगर इसको देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप समझते हो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जब कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज गैसियस स्टेट से गैसियस स्टेट में बना देता है, तो जो अमाउंट एनर्जी का लिबरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत छोटा एलिमेंट है, कंडेंस्ड है पहले से ही, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पहले से ज्यादा है, नजदीक नजदीक है इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं इसके पास। एक इलेक्ट्रॉन लेगा फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम बात कर रहे हैं जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन की करते थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, साइज बड़ा होने के कारण, साइज छोटा होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। यही कंडीशन सल्फर एंड ऑक्सीजन में आती है। ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो ये बात करेक्ट है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब जो अमाउंट एनर्जी का लिबरेट करेगा वो कम है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ लिबरेट करता है ये ज्यादा है। विद डेटा बता रखा है आपको क्लास में।
विद डेटा ये बात आपको बताई है कि कितना एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये बात तो ठीक है। रीजन पर आते हैं। दिस इज ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन। वही तो रीजन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल साइज होने से क्या होगा, बड़ा स्फेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं इसमें ये दूर दूर होंगे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाएगी आने के लिए। छोटे से स्फेयर पर यानी ऑक्सीजन एटम पर डेंसिटी ज्यादा है, पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जगह नहीं मिल रही है, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये बात भी ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दैट मीन्स हमें आंसर ए रिपोर्ट करना चाहिए। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की मैग्नीट्यूड वाइज कम होती है। और क्यों कम होती है ये, क्योंकि जो साइज होता है ऑक्सीजन का छोटा होने से रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। ये एक्सप्लेन किया जाएगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, माइक ऑन कर रहा हूं मैं। देखो, एक ये सेलेनियम का क्लोराइड गिवन है, सेलेनियम क्लोराइड Se और उसके साथ Cl4। क्या चीज है सेलेनियम? सबसे पहले क्वेश्चन आते ही देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ताकि हम आगे कुछ सोच सकें। इसके बारे में सोचने से पहले आपको ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये है यहां पर 1s 2s 2p 2 2 4 और 4 8, यहां 3s 3p, यहां 4s एंड 4p। ये कॉन्फ़िगरेशन है। SeCl2 does not have a tetrahedral structure। वो तो देखना पड़ेगा हमें भाई, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है सेलेनियम के आउटर शेल में, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, सल्फर के आउटर शेल में 6 होते हैं, सेलेनियम के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P में 4, S में 2। बात अगर हम SeCl2 की कर रहे हैं तो सेलेनियम के 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ऐसे कि 4 को क्लोरीन के साथ जोड़ दें, 4 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन से जोड़ दूं। अब ये काम बिल्कुल आपको खुद करना आना चाहिए क्लास में, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी हैं डिस्कस। क्या बचा सेलेनियम के पास? एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर्स। अब ये मत पूछ लेना कि जी ये 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल ऑक्टेट एस्केप करेगा। ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर शेल में। सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर होते तब होता ना टेट्राहेड्रल। ये तो होना चाहिए था कैसा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। 5 आ गए ये, लेकिन ट्राइगोनल बायपिरामिडल पे एक रखना पड़ेगा लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल तो ये नहीं होगा। बात हो गई बड़ी सीधी सीधी सी। गलत बात लिखी है। क्यों लिखी है गलत बात? SeCl4 नहीं, ठीक बात लिखी है, सॉरी, डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल। मैं इसको पढ़ रहा था कि ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल तो ये नहीं होगा। SeCl4 डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यही बात तो ठीक है। मुझे लगा कि लिखा है कि ये टेट्राहेड्रल है, तो SeCl4 टेट्राहेड्रल नहीं होगा। कब होता टेट्राहेड्रल? जब सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर्स होते। SeCl4, यहां भी मैंने गलती कर दी, Cl2 लिख दिया था, Cl4 लिखना चाहिए था।
दूसरी बात, अब ये तो सीधे सीधे पकड़ी गई बात, यहाँ Se in SeCl4 has 2 lone pairs। ना भाई, सेलेनियम के पास तो एक लोन पेयर है। ये बात हो गई रॉन्ग, ये बात हो गई करेक्ट। बिल्कुल प्योरली बॉन्डिंग से, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ए ट्रू है एंड रीजन गलत है। एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं है, तो आंसर हमें सी बोल देना चाहिए इसका आंसर। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। हमें आंसर क्या बोलना चाहिए इसका? आंसर बोलना चाहिए सी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा हमें एक ये सेशन रीजन में जो क्वेश्चन दिया है, सोडियम पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस हैं दो, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक बात है, ये तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 13 होते थे, 3 निकल गए तो 10 बचे। इसमें 11 होते थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव है तो 10 बचे। इसका मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये दोनों। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज लेस देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ऐसे ऐसे रेडियस छोटा होता जाएगा। और ये तो बाद की बात है, अगर सिर्फ सोडियम होता एटम, मैग्नीशियम छोटा, एल्यूमिनियम उससे और छोटा। ये तो सिर्फ एटम भी छोटा है एल्यूमिनियम सोडियम से। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एक, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बात ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया और छोटा हो गया, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और छोटा हो गया, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3 बार इलेक्ट्रॉन निकाल के बहुत छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्या कारण है? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है। आउटर शेल पर जो न्यूक्लियस का नेट रिजल्टेंट चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़ना पड़ेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि न्यूक्लियस में यहाँ 13 प्रोटॉन है और यहाँ 11 प्रोटॉन्स आ रहे हैं सोडियम के, जबकि जो एल्यूमिनियम है उसमें 13 प्रोटॉन इन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, या 11 प्रोटॉन इन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2-8 कॉन्फ़िगरेशन होगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, 2-8। सोडियम 1 पॉजिटिव का भी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 ही होगा। लेकिन 11 प्रोटॉन यहां विड्रॉ कर रहे हैं, या 13 प्रोटॉन। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव छोटा है। तो बात ये बिल्कुल करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर हमें ए रिपोर्ट करना चाहिए। ए है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये तो बड़ा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी का डाउट है तो पूछ लो मेरे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बॉन्डिंग से ही है ये। PCl5 does is not very stable and easily dissociated to form PCl3 and Cl2। ठीक बात है ये। उसका कारण ये है कि ऑक्टेट तो एक पूरा नहीं होता, और ऑक्टेट के अलावा इसकी जो बॉन्डिंग है जस्ट PCl5 की, आप जो बेसिक्स हैं वो सोचो एक बार। PCl5 में फास्फोरस के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 5। 5 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाते हैं,
5 बॉन्ड लगा दिए हमने क्लोरीन फास्फोरस के, लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर हो गए 5। 5 बॉन्ड पेयर के लिए एक जो ज्योमेट्री आती है वो होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसमें 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। इसमें बॉन्ड अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं? फास्फोरस के साथ एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये बॉन्ड कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, कम रिपल्शन एग्जर्ट कर रहे हैं, जबकि जो बॉन्ड्स एक्सियल होते हैं, एक्सियल कौन से बॉन्ड हैं? ये वाले बॉन्ड एक्सियल हैं। डाउनवर्ड जो बॉन्ड आ रहा है ये एक्सियल बॉन्ड है। ये क्यों बॉन्ड थोड़े से इलोंगेटेड हैं? उसका कारण है कि ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर 90 के रिपल्शन शो कर रहा है, ये 90 डिग्री का रिपल्शन है, ये 90 डिग्री का रिपल्शन है, ज्यादा है। इस वाले पर 2 तो 90 वाले हैं, बाकी ये कम है, बहुत दूर पहुंच गया है, तो 120 पर पहुंच गया। तो ये इलोंगेटेड होता है, आपको मैंने बताया था ये इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड होने का क्या मतलब है? ये वीक पड़ जाता है बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड वीकर एंड ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये 2 बॉन्ड एक जैसे, PCl5 में 2 बॉन्ड वीक होने के कारण जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वीक बॉन्ड टूट जाते हैं। वीक बॉन्ड कौन से हैं? Cl एंड Cl के। Cl2 अलग हो जाता है, Cl2 अलग होकर साथ में क्या बना? PCl3 बन गया। PCl3 अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। करेक्ट बात है, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। और इस ठीक होने का रीजन क्या है? बात के ठीक होने का रीजन ये है कि इसमें इलोंगेटेड बॉन्ड हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल है, लेकिन अनस्टेबल होने का तो मतलब ये होता फिर सारे बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं ना, ये एक जैसे होते, फिर क्लोरीन क्यों हटता? सेंट्रल एटम इन फास्फोरस PCl5 हैज 10 इलेक्ट्रॉन, ये बात ठीक है, अराउंड इट इंस्टेड ऑफ 8, बात तो ठीक है। वॉयलेट कर रहा है ऑक्टेट रूल, बात ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप की वैलेंसीज होती हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। रीजन अगर सही रीजन होता इसका, इसकी जगह बात करेक्ट है लेकिन सही रीजन नहीं है। रीजन अगर सही रीजन देना होता तो रीजन हम देते, क्योंकि Cl2 हटा है तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। bonds have different bond energies। और अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में बोलना चाहो तो जो इक्वेटोरियल होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो एक्सियल होता है वो वीकर बॉन्ड होता है। ये है एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ये हमारे पास है क्वेश्चन, द फॉलोइंग, ये तो सारी हो गई बात, वही सारा ABCD। सॉलिड NaCl इज कंडक्टिंग इन नेचर। ना भाई, गलत बात है। सॉलिड नहीं, सॉलिड में तो आयन हिलते ही नहीं अपनी जगह से। कंडक्शन का मतलब होता है जब चार्ज कैटायन या एनायन एक जगह से दूसरी जगह चल पड़ता है,
मूव कर जाता है। नाम कंडक्शन का मतलब सोचने से ही पता चल रहा है, कंडक्ट हो रही है मतलब कोई चीज चल रही है, मूवमेंट हो रहा है। सॉलिड में जो कंडक्शन है वो सिर्फ मेटल में इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, आयंस होते हैं NaCl में। तो हाँ, अगर इसका सोल्यूशन लिखा होता कि NaCl का सोल्यूशन है वाटर में, या मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl लिखा होता, तब ये बात करेक्ट होती। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं होगा तो भाई और क्या होगा? और क्या एटम रखोगे क्या? आयन ही रखना पड़ेगा। तो ये वाली बात हमारी ठीक है। दैट मीन्स ए फॉल्स है एंड डी है हमारा रॉन्ग। तो डी नहीं रॉन्ग, ये रीजन रीजन है हमारा रॉन्ग। कहना मैं ये चाह रहा था, आंसर होगा डी। ओवरलैप कर गई दोनों बातें। तो ये डी आंसर करना पड़ेगा, ए फॉल्स रीजन ट्रू। नहीं। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन ट्रू मींस, आर ट्रू मींस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 4 बोल दो आप आंसर, या डी बोल दो, एक ही बात है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर हमें डी रिपोर्ट करना होगा। या 4 बोल रहे हो तो आंसर 4 इसमें बोल सकते हो। दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं चलो इसके बाद। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। बिल्कुल सही बात है, ये फास्फोरस बनाता है। ये फर्दर आपके लिए 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस बना सकता है PCl5, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने थ्योरी बताते हुए कई बार इस बात को रिपीट किया है। रीजन है कि इसके पास ऑर्बिटल नहीं है। यहां ऑर्बिटल हैं फास्फोरस के पास, 3s 3p, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये ठीक है। लेकिन डी ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स एस एंड पी में मिला करके तो अगर देखा जाए तो टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। 2 इसमें रह पाएंगे, 2 इसमें रह पाएंगे, 2 इसमें रह पाएंगे, 2 इसमें रह पाएंगे। जबकि हम बना रहे हैं यहाँ कितने बॉन्ड? 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 5 बॉन्ड पेयर्स रखने के लिए 4 ऑर्बिटल नहीं काम आएंगे। 5वां ऑर्बिटल हमें डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल इसमें होता है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो नाइट्रोजन में ये अगर डी ऑर्बिटल नहीं है, 2s एंड 2p, तो s के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये तो पेड ही रहेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन p के बॉन्ड बना सकते हैं बस, एक क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन, एक PCl3 बन सकता है बस, PCl5 नहीं बन सकता। तो क्या रीजन क्या है? रीजन है ऑर्बिटल अवेलेबल ना होना। लेकिन यहां तो इन्होंने रीजन की जगह गलत बात लिख दी, लेकिन बात ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, बात ठीक है ये, लेकिन इस बात का रीजन नहीं है। इस बात का रीजन क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स हमें बी रिपोर्ट करना चाहिए। ये इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमें आंसर करना होगा बी। ठीक हो गई बात? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दो।
देखो एक क्वेश्चन और देख लो। बॉन्ड एंगल दिया है PBr3 इज ग्रेटर देन PH3। बॉन्ड एंगल ऑफ PBr3 is greater than PH3, but the bond angle of NBr3 is less than NH3। गलत हो गई बात, ठीक बात नहीं है। बॉन्ड एंगल किसकी बात हो रही थी? नाइट्रोजन Br3 एंड PBr3। स्टेटमेंट गलत क्यों है? हम डिस्कस कर रहे थे बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे वीकर होता है, उससे ज्यादा क्या होता है? उससे ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे भी ज्यादा होता है लोन पेयर लोन पेयर। एक तो बात है ये। अब जो हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, इन तीनों में बात तो एक ही है। मतलब लोन पेयर फास्फोरस के पास भी एक ही है, PH3 में भी एक ही लोन पेयर है, NBr3 में भी एक ही लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल पर इस बात का भी फर्क पड़ता है कि एटम का साइज कितना बड़ा है। आप एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में इमेजिन करके सोचो कि एक मेरे पास यहां स्फेयर है, उसको मैं 3 स्टिक से जोड़ता हूं पिरामिडल पोजीशन पर। पिरामिडल है ना ये, PH3 NH3 NBr3 NF3, ये सब पिरामिडल स्ट्रक्चर थे। वो सारे दिमाग में आ जाने चाहिए जो डिस्कस किए हैं। और यहाँ बड़ी छोटी छोटी स्टिक्स हैं, यहाँ छोटी छोटी यहाँ पर बॉल्स हैं जो लगी हुई है। एक केस ये लिया, फिर दूसरा केस मैंने क्या लिया, यहां मैंने एक बॉल ली, स्फेयर लिया, उसको यहां से जोड़ा, इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा। इस बार मैंने यहां बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स रखी, तो ये ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे को दूर भगाएंगे भाई, रिपेल करेंगी। इसको बोलते हैं हम बड़े एटम एक दूसरे को बॉन्ड पेयर में भी ज्यादा रिपल्शन करते हैं। ब्रोमीन एटम कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, बहुत बड़ा एटम होता है। बड़ा एटम, बड़ा एटम, बड़ा एटम, तो ये बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाएगा, लार्जर। ये हाइड्रोजन बहुत छोटे हैं, ये छोटा है, ये छोटा है, ये रिपल्शन नहीं कर पाएगा, कम करेंगे रिपल्शन आपस में। लोन पेयर का तो यहां भी रिपल्शन था, यहां भी रिपल्शन है, वो तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही है। अब हम क्या बोलेंगे, ये एंगल कम, लेस एंगल, तो ये बात तो ठीक लग रही है। बॉन्ड एंगल ऑफ PBr3 इज ग्रेटर, इतनी बात तो ठीक है। बट द बॉन्ड एंगल ऑफ NBr3 इज लेस, ये गलत बात है। NBr3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन पे भी तो Br लगा हुआ है, ये भी रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाना चाहिए। बॉन्ड एंगल ऑफ NBr3 इज लेस देन NH3। NH3 अगर मैं लिखता हूं तो ये बात गलत हो जाएगी, इसका मतलब है ठीक स्टेटमेंट नहीं है। NH3 के कंपैरिजन में NBr3 को बड़ा होना चाहिए बॉन्ड एंगल। अब अगर हम इस बात को देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एटम इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन।
बात तो ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है ये पहले वाली बात गलत हो गई जब, तो एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी नहीं होगा। तो रीजन इनकरेक्ट है, एसर्शन रीजन करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फास्फोरस एटम इज लेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम कम होती है, पहले वाले मेंबर की ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। तो ये वाली बात रीजन ठीक है, एसर्शन गलत है। क्या करूंगा मैं इसमें आंसर? ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डी आंसर मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनलाइज हम कर रहे हैं डी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। इसमें आप लोगों को अगर कुछ डाउट रहा है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ लो।